हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्षा क्लासेस बूंदी में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 12th भूगोल के लेसन नंबर 1 की, जो है कि भूगोल एक विषय के रूप में। तो आज हम बात करें इसमें कि एक अंक वाले पर्सन जो है कि वो अति लघुतरात्मक पर्सन इम्पोर्टेंट पर्सन है। वीडियो को लास्ट तक देखें। पहला पर्सन है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की परिभाषा किस भूगोलवेत्ता द्वारा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेडजेल द्वारा, फ्रेडरिक रेडजेल द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है कि मनुष्य ने रहने के लिए घर बनाया, नदी पार करने के लिए पुल बनाया। मनुष्य के इन प्रयासों को हम मानव भूगोल की किस विचारधारा के अंतर्गत रख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संभावनावाद या संभववाद, जिसके प्रवर्तक हैं पॉल विडाल डी ला ब्लास। थर्ड क्वेश्चन है कि प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्था में मानव प्राकृतिक पर्यावरण से अत्यधिक प्रभावित हुआ है। उसने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। मानव के सामाजिक विकास की इस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय निश्चयवाद। फोर्थ वाला प्रश्न है कि नवनिश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता द्वारा प्रस्तुत की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है कि ट्रांडहाइम व उन जैसे संसार के विभिन्न क्षेत्रों प्रकृति द्वारा आरोपित अवरोधों पर विजय पाने में सक्षम हुए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संसार के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का विकास करके लोग प्रकृति के अवरोधों पर विजय पाने में सक्षम हुए हैं। सर्दियों से बचने के लिए कृत्रिम उपकरणों का प्रयोग करते हैं। सिक्स वाला प्रश्न है कि मानव भूगोल अध्ययन के उपागम के रूप में मानवतावादी एवं व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970 के दशक में। सेवंथ वाला क्वेश्चन है कि उपनिवेश युग में अन्वेषणों को गति मिली, इससे मानव भूगोल के रिक्त स्थान अध्ययन में क्या मदद मिली? तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से परिचित हुआ, विभिन्न प्रदेशों से संसाधनों का ज्ञान हुआ और पहुंच बनी। आठवां क्वेश्चन हो जाएगा कि राजनीतिक भूगोल के दो उपक्षेत्र कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन भूगोल व सैन्य भूगोल। नवा क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के अध्ययन के रूप में प्रादेशिक विश्लेषण किस समय अवधि में उपागम के रूप में प्रचलित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर उपनिवेश युग में। नवा क्वेश्चन है मानव भूगोल के अध्ययन के रूप में प्रादेशिक विश्लेषण किस समय अवधि में उपागम के रूप में प्रचलित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर उपनिवेश युग में। 10वां क्वेश्चन है कि अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था ने किस विचारधारा को जन्म दिया? तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा संभावनावाद या संभववाद। 11वां वाला है कि भूगोल में द्वैतवाद भौतिक अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय रहा है, परंतु अंततः प्रकृति एवं मानव के बीच वेद द्विधता नहीं है, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं, इन्हें समग्रता में ही देखना क्या है उचित है। पूर्ण रूप हम बात करें 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो इसमें है इंपोर्टेंट कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए एवं इसके प्रमुख अध्ययन क्षेत्र बताइए। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंधों का विभिन्नताओं का अध्ययन ही मानव भूगोल है। तो इसकी रेडजेल के अनुसार परिभाषा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। तो इसकी परिभाषा रेडजेल के अनुसार दे रखे हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का क्या है संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला है सांस्कृतिक भूगोल, दूसरा सामाजिक भूगोल, तीसरा नगरीय भूगोल, चौथा है जनसंख्या भूगोल और पांचवा है राजनीतिक भूगोल, छठवां है आवास, सातवां है आर्थिक भूगोल। तो ये महत्वपूर्ण जो है कि सामाजिक भूगोल के मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र। 13वां क्वेश्चन है कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों के मध्य परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है, इस कथन को उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। तो यानी कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों के मध्य परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है। भौतिक भूगोल के विभिन्न लक्षण जैसे भूमि की बनावट, जलवायु, मिट्टी,
पदार्थ, जल तथा वनस्पति मनुष्य के रहन सहन तथा आर्थिक सामाजिक क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। प्रकृति मनुष्य के कार्य एवं जीवन को निश्चित करती है। मानव जीवन को निश्चित करती है। मानव जीवन प्राकृतिक साधनों पर ही आधारित है। उन्हीं प्राकृतिक साधनों द्वारा मानव के रोजगार, फसल चक्र, परिवहन के साधन आदि सभी प्रभावित होते हैं। प्रकृति मानव विकास के भरपूर अवसर प्रदान करती है और मानव इन अवसरों का उपयोग विकास के लिए करता है। तो यानी कि जो हम बात कर रहे थे भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों के मध्य परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है। तो इसका हमने कथन सहित, इसका उदाहरण सहित इसका वर्णन किया है। 14 वाला है, 14 वाला, प्रकृति और मनुष्य आपस में इतनी जटिलता से जुड़े हुए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। कथन को प्रमाणित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रकृति और मनुष्य आपस में जटिलता से जुड़े हैं। प्रकृति और मानव को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आपसी अन्योन्य क्रिया द्वारा मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण में सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना की है। भौतिक और मानवीय परिघटनाओं का वर्णन प्राय रूपकों के रूप में किया जाता है, जैसे पृथ्वी के रूप, तूफान की आंख, नदी का मुख आदि। क्वेश्चन है, मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु क्या है? किन्हीं 3 तथ्यों की व्याख्या कीजिए। तो इनका आंसर हो जाएगा, मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु के 3 महत्वपूर्ण तथ्य निम्न हैं। भौतिक पर्यावरण व मानव जगत के बीच अन्योन्य क्रिया द्वारा निर्मित सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन। पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को क्या क्या पोषित किया है। धरातल पर रहने वाले समस्त मानवीय जगत एवं उसकी क्षमता का अध्ययन करना। देखिए 16 क्वेश्चन है कि अपनी प्रारंभिक अवस्था में मानववाद प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित हुआ, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्था में मानव के प्रौद्योगिकी ज्ञान का स्तर अत्यंत निम्न था। उस समय सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। सेकंड टॉपिक हो जाए, इसका पॉइंट हो जाएगा कि इस अवस्था में प्रकृति के समक्ष मानव निष्क्रिय था। प्रकृति के अनुसार ही मानव स्वयं का ढालता था। प्रकृति के अनुसार ही मानव स्वयं को क्या करता था? ढालता था। इस अवस्था में मानव प्रकृति की सुंदरता, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था। मानव प्रकृति की पूजा करता था। इस अवस्था में मानव ने अपने आप को प्रकृति के द्वारा दी गई सुविधाओं के अनुसार ढाल लिया था। इस सामंजस्य को पर्यावरण निश्चयवाद कहा। 17वां क्वेश्चन है कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है। इस प्रकार धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। मानव भूगोल की इस विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है? इसकी 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मानव भूगोल की इस विचारधारा को संभववाद के नाम से जाना जाता है। असंभववाद के प्रवर्तक आपको पता है, पॉल विडालिला ब्लास हैं। समय के साथ मानव बेहतर तकनीकी विकसित कर लेता है और पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा संभावनाओं को क्या देता है? वो जन्म देता है। इस अवस्था में मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूपृष्ठ का निर्माण करती हैं और मानवीय क्रियाओं की छाप चारों ओर नजर आती है। 18वां क्वेश्चन है कि नवनिश्चयवाद संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है, स्पष्ट कीजिए। अथवा नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर की देन है जो 2 विचारधाराओं के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास है, स्पष्ट करें। अथवा में है तो आंसर इसका दोनों का एक ही है। तो आंसर है इसका कि नवनिश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत की गई। यह 2 विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के मध्य के मार्ग को परिलक्षित करती है। यह संकल्पना दर्शाती है कि ना तो यह नितांत आवश्यकता की स्थिति है और न ही नितांत स्वतंत्रता की अवस्था है। इस संकल्पना के अनुसार मानव प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। 19वां है कि मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा से क्या आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि मानवतावादी विचारधारा से आशय मानव भूगोल के अध्ययन को मानव के कल्याण एवं सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों से जोड़ना था। इसका उदय 1970 के दशक में हुआ। मानवतावादी विचारधारा का उदय 1970 के दशक में
हुआ। इसके अंतर्गत आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह मनुष्य की केंद्रीय एवं क्रियाशील भूमिका पर बल देता है। प्रादेशिक असमानताएं, निर्धनता, अभाव जैसे विषयों के कारण एवं निवारण पर ध्यान आकर्षित करता है। तो यानी कि ये मानवतावादी विचारधारा के बारे में कहा गया है। 20वां क्वेश्चन है कि नवनिश्चयवाद की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो इस विचारधारा के जनक ग्रिफिथ टेलर महोदय है। तो इसका है कि यह विचारधारा प्रामाणिक निश्चयवाद और संभववाद के बीच के मार्ग को प्रस्तुत करती है। तो यानी कि नवनिश्चयवाद की क्या विचारधारा कि यह प्रामाणिक निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच के मार्ग को प्रस्तुत करती है। यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा कि पर्यावरण निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर होकर रह सकता और न ही प्रकृति से स्वतंत्र रहकर जी सकता है। प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के ही नियमों का पालन करना एवं वैसे विनाश से बचाना होगा। प्राकृतिक देनों का प्रयोग करते हुए प्रकृति की सीमाओं का ख्याल रखना चाहिए। उदाहरण के लिए औद्योगिकरण करते हुए जंगलों को नष्ट होने से बचाना, खनन करते समय अतिदोहन से बचाना। 21वां क्वेश्चन है कि नियतिवाद तथा संभावनावाद में अंतर स्पष्ट करें। तो नियतिवाद हो जाएगा, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित कर माना जाता है। इनकी नियतिवाद यानी कि इस विचारधारा में क्या होता है, मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। मानव की आदिम अवस्था में मानव के लगभग सभी क्रियाकलाप पूर्णतया प्राकृतिक पर्यावरण की शक्ति द्वारा नियंत्रित थे। रेटजेल, रिटर, हम्बोल्ट, हंटिंगटन आदि नीतिवाद के प्रमुख समर्थक हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है इसके छोटे रूप में भी पूछा जा सकता है कि नीतिवाद के प्रमुख समर्थक कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि रेटजेल, रिटर, हम्बोल्ट और हंटिंगटन आदि थे। नीतिवाद सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझता है जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए कि आदिवासियों की प्रकृति पर निर्भरता, किसानों की जलवायु पर निर्भरता और जलवायु के अनुसार शारीरिक गठन। संभववाद, संभावनावाद इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में क्या है समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को इच्छानुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। मानव का प्रकृति पर निर्भरता की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर प्रस्थान संभव है। विडाल डी लाप्लास तथा लुसियन फेब्रे इस विचारधारा को मानने वाले प्रमुख थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि संभावनावाद के प्रवर्तक कौन है, तो विडाल डी लाप्लास। वह इसके समर्थक कौन कौन से हैं, तो विडाल डी लाप्लास तथा लुसियन फेब्रे इस विचारधारा को मानने वाले प्रमुख। संभावनावाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता और उसे सक्रिय शक्ति के रूप में देखते हैं। उदाहरण, नदी पर पुल, खेती, परिवहन आदि बनाना होता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि 22वां कि 5 अंक वाले प्रश्नों में महत्वपूर्ण है कि प्रौद्योगिकी विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट करो। तो यानी कि प्रौद्योगिकी उत्तर हो जाएगा इसका कि प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की क्या होती है, सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को समझकर ही प्रौद्योगिकी का विकास कर सकता है। जैसे घर्षण व ऊष्मा की सोच ने आग की खोज में सहायता की। डीएनए तथा आनुवंशिकी की रहस्यों ने अनेक बीमारियों पर विजय पाने में सहायता की। वायु की गति के नियमों के प्रयोग से अधिक तीव्र गति से चलने वाले वायुयान विकसित किए गए। प्रकृति के ज्ञान के आधार पर ही सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। तो यानी कि दोस्तों आज हमने बात की महत्वपूर्ण 22 प्रश्नों की, जो छोटे मोटे करके महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो को चैनल करें ताकि अन्य बच्चों को भी इसकी सूचना मिले और नए अपडेट के लिए आपको सूचना प्राप्त